समाजशास्त्री प्राचार्य इस टीपी महाविद्यालय को 1 से 2 बार एक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली और आने वाले समय में ऑटोनॉमस उसके पश्चात ड्रीम यूनिवर्सिटी की ओर अथक प्रयास करने वाली परमात्मा की लाडली परम सम्मानीय डॉक्टर मंजू शुक्ला मैडम हमारे प्राचार्य को इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन एकत्रित हुए हैं और एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर विचार करने के लिए हमारे महाविद्यालय में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। 23 तारीख को हमारे बच्चे रैली निकाले थे और सुभाष जी के तस्वीर पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। फिर वाद विवाद परिचर्चा का आयोजन किया गया था। कल 26 जनवरी को नेताजी की याद में एक कविता पाठ किया गया था और भारत माता की जो 75वां गणतंत्र दिवस है उल्लास के साथ मनाया गया था। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज की इस गरिमामय जो कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, आज के प्रमुख अभ्यागत है एस निराला सर। आप लोगों ने निराला सर को सुना, मैं तो जितने बार सुनती हूँ विभूत हो जाती हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद है, आपको सरस्वती का वरदान है। और कहाँ हम अभिनव बिंद्रा को, अक्षर दुबे को सुनने के लिए बुलाए, कहाँ अनुज धर को हम बुलाए। आप निराला जी को सुन लीजिए और हम दूर दूर में खोजते हैं। हम 4 लाख से लेकर के 20 लाख तक दे के कुमार विश्वास को बुलाते हैं। अपने हम हीरा को समझ नहीं पाते और इसलिए भटकते हैं। आप निराला जी को सुनिए जो कुमार विश्वास कर रहे 15 लाख लेके, वो तो मुफ्त में हमारा निराला जी आपको बांट रहे हैं। और समय की कमी के कारण लगातार 3 घंटा तक धारा प्रभाव लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना की उपज है। 3 घंटा तक तो राष्ट्रीय सेवा वाले खिसकते ही नहीं, बौद्धिक परिचर्चा में सुनते रहते हैं कि हम मान के चलते हैं हमको 3 घंटा सुनना है और प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं तो 45 मिनट में तो चुप हो गए ही नहीं, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो मैं निराला जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। बाहर जाना था पर मैं आग्रह की तो मेरे बात को कभी काटते नहीं है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि आप कुलपति के पद को सुशोभित करें और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति ही अपने संस्था को बढ़ा सकता है। जहाँ भी आप गए वहाँ को आपने बढ़ाने का काम किया। मैं आज आपको अपने महाविद्यालय के मंच में पाकर हर्षा तिरेक से भरी हुई हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि अंकुर शुक्ला है, अभी वो जवान आदमी है और कुछ करने की उनके मन में बहुत इच्छा है। उनको यदि सचमुच में मंच मिल जाए, जो करना चाहते उसे मंच नहीं मिलता, जिसको मंच मिलता वो करना नहीं चाहते। ऐसे कितने सारे प्राध्यापक हैं जो केवल पढ़ाना नहीं चाहते और बाकी काम करा लो और पढ़ाने का समय आएगा तो घड़ी देखेंगे जाने के पहले कब निकलने के लिए घंटी लगेगी और 45 मिनट को मुश्किल से 20 मिनट में समेट करके आज कथा इतनी भरी करके फिर ये विडंबना है देश की। लेकिन जो बोलना चाहता है, जो करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वो मंच उसको नहीं मिलता। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा तुम्हारा जो प्रतिभा है उसकी फायदा हमारे युवा वर्ग को, हमारे बच्चों को हो। वेद प्रकाश जी है जो इस उम्र में भी सुनने के लिए आते हैं, आप उनको आमंत्रण दो या मत दो, उनके घर में दोनों दंपत्ति लगे हैं लिखने और पढ़ने में। और सच्चा वास्तविक में देश का सहायक कहिए वो वही है जो पढ़ता और पढ़ाता है, जो स्वाध्याय करता है, जो इंद्रिय निग्रह करता है। अग्रवाल जी का मैं स्वागत कर रही हूँ और मेरे जितने विद्वान प्राध्यापक हैं, यहाँ जितने प्राध्यापक बैठे हैं, जितने मेरे कर्मचारी हैं, मेरे छात्र छात्रा हैं। और जैसे निराला जी ने कहा कि तक्षशिला और नालंदा में प्रवेश के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता था, प्रवेश परीक्षा, वो यही होता था कि उन बच्चों को कहा जाता था कि पौन घंटा आग बंद कर
करके बैठ जाइए। और जब पौन घंटा तक आंख बंद करके बैठ जाते थे तभी उनका प्रवेश होता था, और यदि जो पौन घंटा नहीं बैठते थे तो उनको प्रवेश नहीं मिलती थी। एनएसएस में वही बच्चा रहेगा 240 घंटा तक बिना शिकायत करे सतत सेवा कर सकेगा। तो चाहे एनएसएस हो, एनसीसी हो और मेरे महाविद्यालय के अन्य छात्र हो, उन लोग बड़े धैर्य के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं और महाविद्यालय को निरंतर विकास पथ पर अग्रसित करने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। तो आज आपने देखा कि आज पराक्रम दिवस के नाम से हमारे जो भारत सरकार है, हमारे यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि हम नेताजी को 9 दिन तक याद करेंगे और 9 दिवस तक उत्सव मनाएंगे, क्योंकि वो शक्ति के प्रतीक है। शक्ति की आराधना 9 दिन तक होती है और 9 दिन तक शक्ति की आराधना करते हैं तो हमें साधना की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए यदि हम कहें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च शिखर थे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो किसी भी स्थिति में हम भुला नहीं सकते। और ऐसा लगता है कि यदि नेताजी यहाँ के प्रधानमंत्री होते तो उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं अफेयर्स मिनिस्ट्री रहता। नेताजी का ऐसा विचार था कि कोई यदि मुझ पर आक्रमण करे उसके पहले ही मैं उस पर आक्रमण कर दूं। यदि कोई उसको उंगली दिखाता तो वो कहते कि मैं तेरी उंगली नहीं तेरी भुजा काट लूंगा। इस प्रकार के वो बलशाली थे, पराक्रमशाली थे, ऐश्वर्यशाली थे और किसी के आक्रमण का इंतजार नहीं करते थे कि मैं बचाव के लिए जीऊंगा। वो किसी को मौका ही नहीं देते थे। ऐसे महान पुरुष थे, युग पुरुष थे और उनका आदर्श था स्वामी विवेकानंद। बड़े सौभाग्य की बात है कि बंगाल की भूमि ने हमको स्वामी विवेकानंद दिया और बंगाल की भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया। वो उनके आदर्श थे और जिस समय में भारत माता पराधीन थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अज्ञानता और अंधकार में डूबे हुए थे, हमारे सारे शिल्प और व्यवसाय खत्म कर दिए गए थे, हमारी शिक्षा को नष्टप्राय कर दिया गया था। मैकाले के शिक्षा पद्धति के पहले 18 विषय देश में पढ़ाया जाता था, लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने केवल बाबू बनाने की शिक्षा दी और हम अपने आप को एक प्रकार से दीनहीन मानने लगे थे, दुखी थे, अपने आप पर गर्व करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में सन 1863 में स्वामी विवेकानंद का अवतरण इस धराधाम में हुआ और केवल 39 साल में उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक परिव्राजक के रूप में भारत माता का यात्रा करके भारत की दुर्दशा को अपने आंखों से देखा और विदेश की भूमि में जाकर के उन्होंने शेर की दहाड़ की तरह हुंकार भरा और भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म को उन्होंने ऐसा स्थापित किया कि शिकागो का धर्म सभा देखता रह गया। हम बार बार उसको याद करते हैं कि जब उन्होंने हुंकार भरा अपने धर्म को बताने के लिए कि अमेरिकन भाई एवं बहनों, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दूर देश से आया हुआ सन्यासी, आप लोगों ने जिस सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया, मैं हर्षातिरेक से मेरा मन भरा हुआ है। उन्होंने कुछ देश की बातें कही कि मैं उस देश से आया हूँ जिस देश में केवल समानुभूति की बात होती नहीं बल्कि जी कर बताया जाता है, जिस देश में एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची नहीं है और जिस देश में जिस समय रोमन सभ्यता के अन्याय और अत्याचार से यहूदी और पारसी धूल दूषित हो रहे थे, रक्त रंजित हो रहे थे, ऐसे समय में मेरे देश में हृदय से लगाया, उनका पोषण किया। सबसे पहला घंटा घर मेरे देश में बना।
इस तरह से उन्होंने भारत की महिमा को प्रतिस्थापित किया। वो भारत के जगह जगह पर घूमे, यहाँ की दुर्दशा देखकर उनका आंसू गिरता था और उन्होंने आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, आने वाले 50 वर्ष तक के देवी देवताओं को भूल जाओ। ये गरीब मजदूर, किसान, श्रमिक, दीनहीन, भूखे प्यासे लोग ही हमारे देवता है। इनकी सेवा करो, इन्हें हृदय से लगाओ। और उन्होंने कहा कि किसी की झूठी नकल करके, किसी का झूठा देख रेख करके क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? आजादी का लक्ष्य जो हमारे सामने है, क्या अपनी कमजोरी के बल पर प्राप्त कर सकते हैं? आप उमाकांत के संतान हो, माँ उमा की शक्ति आप में है, आपको आगे आना होगा। और मेरे ब्राह्मण भाई हो, मेरे चांडाल भाई हो, मेरे गरीब भाई हो, हमारे कमर भर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अपनी इस दुर्दशा को सुधारने के लिए हमें एक होना होगा। और हे उमाकांत, हमारी कमजोरी को दूर करो, हमें इतनी ताकत दो कि हम एक हो सके। और उन्होंने स्वप्न देखा। 1902 में वो समाधि लिए और ठीक 45 साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। और भारत माता एक बार फिर सिंह में सवार होकर के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में 100 शेर में सवारी करने वाली अपने प्रबल बल को अपने को प्राप्त कर चुकी है। और वही नेताजी के आदर्श थे। नेताजी वही सपना देखते थे कि भारत जो हजारों वर्ष पुराना, जिसकी सभ्यता है, संस्कृति है, जिसके आचार है, विचार है, धर्म है, साहित्य है, नैतिकता है, कला है, संस्कृति है, वह इस दिनहीन अवस्था में है। क्यों हम पददलित हैं? क्यों हम पीड़ित हैं? आचार्य चाणक्य हुंकार भरते थे कि आगे कभी पददलित नहीं होता, लेकिन हम क्यों पददलित हुए? अपने आपसी वैमनस्य के कारण, अपने द्वेष के कारण, अपने लड़ाई के कारण, अपने भाई भतीजावाद के भाव के कारण, अपने लोगों को लड़ने के कारण। ये सारे हमारी कमजोरी को दूर करना होगा। और इसमें सामाजिक समरसता का नारा दिया कि भेदभाव भूल करके सब एक हो, चाहे वह धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, संप्रदाय हो, इस भेद को छोड़ना होगा। और जैसे निराला जी ने बताया, उन्होंने सभी को अपने सेना में शामिल करने का प्रयास किया। सभी के एनर्जी को, सभी की ऊर्जा को उन्होंने भुनाने का प्रयास किया। और तब वो जान रहे थे कि तब मैं इस विधर्मियों को, इस विदेशी को मेरे देश से बाहर कर सकूंगा। बचपन से 1897 में उनकी जन्म हुई। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ने लिखने में तेज थे। एक 14 भाई बहनों के बीच में जन्म लेने के बाद भी उनका ओज और तेज, उनकी बुद्धि समाज के लिए उदाहरण स्वरूप थी। जब वो 22 साल की उम्र में इंग्लैंड गए तो जिस विषय को 4 साल में लोग पढ़ के पास होते थे, IAS की परीक्षा, उन्होंने केवल 7 महीने में पढ़ करके पास कर लिया और वो IAS अधिकारी बन गए। पूरा इसमें चौथा रैंक था उसका। और उसको कहा 2 साल का टाइम दिया गया ट्रेनिंग के लिए। उसी समय भारत में सहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। उनका मन क्लांत रहता था, दुखी रहता था। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा, अपने पिता जानकी नाथ को पत्र लिखा और आग्रह किया कि मैं भारत आना चाहता हूँ, मैं आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। अब अंत में 2 साल वहाँ काट नहीं सके, भारत आ गए। और जैसा आप लोगों ने बताया कि 1926 में वो भारत में चित्तरंजन दास बसु के चेला बन गए और वो राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। कांग्रेस में वो पहले शामिल हुए, लेकिन उनका विचार बिल्कुल ही अलग था, सबसे अलग। वो क्रांतिकारी विचार के थे। उनको लगता था कि जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि कादर मन का एक धारा, देव देव आलसी पुकारा, मांगने से समाज में कुछ नहीं मिलता। वीर भोग्या वसुंधरा, संसार को उसी ने जीता जिसने एक हाथ से लपक करके अपने अधिकार को ले लिया। हम साम्राज्यवादी नहीं है, लेकिन हम तब तक के सिर झुकाए नहीं बैठे रहेंगे कि जब तक विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगा। और उन्होंने कांग्रेस को बताने की कोशिश भी किया, जिसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात हो रही थी। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने दहाड़ा, मुझको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए।
औपनिवेशिक नहीं। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं देगी, हमारा जो वित्त विभाग है, हमारा जो सैन्य विभाग है, यदि हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे इस आज़ादी को लेके। यदि अंग्रेज हमको औपनिवेशिक आज़ादी दे देते हैं और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पर अंग्रेज का अधिकार रहेगा, तो हम क्या विदेश नीति बनाएंगे? हमको तो उनके सारे पे नाचना पड़ेगा। और 1930 के आते आते लाहौर अधिवेशन में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, नेहरू जी का ये विचार था कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और पूर्ण स्वराज्य मतलब पूरा का पूरा भारत और पूरा का पूरा अधिकार मेरा। और कांग्रेस की सेवा करते रहे। आप लोगों ने बताया कि 1938 के आते तक के लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि कांग्रेस में भी दो भाग थे, एक उदारवादी और एक वामपंथी विचारी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पर, औद्योगिकरण के आधार पर नेताजी परिवर्तन लाना चाहते थे देश में, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को डर लग रहा था कहीं ये व्यक्तित्व छा न जाए पूरे देश में और पूरा श्रेय यही न ले जाए, और इसलिए उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। हम किसी नाम पर टिप्पणी नहीं करते। 1838 में त्रिपुरी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ और चुनाव हुआ, नेताजी खड़े हुए, पटाभी सीतारमैया को भी खड़ा किया गया। गांधी जी ने कहा कि मेरा कैंडिडेट है, समझना सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, लेकिन सीतारमैया हार गया, नेताजी जीत गए। लेकिन लोगों को पक्ष नहीं रहता, ऐसी परिस्थिति बनी कि जबरदस्ती जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी को बराबर लाया गया और अंत में नेताजी को लगा कि यहाँ पर मेरा काम करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सहज ही अपने ढंग से त्याग पत्र दे दिया। जैसे वो त्याग पत्र दिए, अंग्रेज उसके ऊपर हावी थे। उनको 1926 में गिरफ्तार किया गया था और 1926-27 2 वर्ष उनके इतना कठिन था। जब बर्मा के जेल में भेज दिया गया था, उनको टीबी जैसे खतरनाक बीमारी हो गई, लेकिन अपने जिजीविषा के बल पर वो बीमारी से वो मुक्त हो गए थे। और वो तन से भी सुंदर थे, मन से भी सुंदर थे, ओज और दोस्त उनके शरीर से झलकता था। तो उस समय अंग्रेजों को मौका मिला, उनको घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उनका देशभक्त वाला जो हृदय था वह कहाँ मानता, वो मौके की तलाश में था। और एक दिन अकबर शाह के सहारा से पेशावर के रास्ते भारत से निकल गया, काबुल पहुंचा और काबुल के रास्ते वो रूस जाना चाहता था, लेकिन वो जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में भी इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी कि उसको हिटलर से भेंट करना था। हिटलर नाजीवाद का प्रमुख था, उस समय नाजीवाद और फासिस्टवाद चल रहा था और इटली में फासिस्टवाद था। इटली की पहले स्थिति जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, उस समय में इटली दिन दिन हो रहा था। तो आज भी इतिहास ये बात को बताता है कि उस समय काउर की कूटनीति, गेरिबाल्डी के तलवार, मेजनी की नैतिकता और विक्टर इमैनुअल के बुद्धि विवेक ने इटली का एकीकरण किया था। जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, वैसे वो आज भी डाला इतिहास में चलता है। इटली के एकीकरण के बाद में जब फासिस्टवाद की चपेट में था, उस समय नाजीवाद, फासीवाद और जापान और फ्रांस ये सब मिलकर के एक अलायंस बन करके एक सरकार बनाए थे। 2 गुट में देश बटा हुआ था, एक तरफ इंग्लैंड था, उसके साथी देश लोग थे, और एक तरफ जर्मनी जापान था, उसके साथी देश लोग थे। उस समय में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सुभाष बाबू चाहते थे कि दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र, और इसलिए वो चाहते थे कि हम ब्रिटेन का साथ न दें, हम जर्मनी का साथ दें, और इससे ब्रिटेन की ताकत कम होगी और ब्रिटेन डर करके भारत को छोड़ के भागेगा। लेकिन गांधी जी ने स्वीकार कर दिया, बोले मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, तो उनको जाना पड़ा। हिटलर से उनका भेंट की तैयारी हुई और इतना बहुत अच्छा लगता है उस घटना को याद करने में। मेरे बच्चों को, तुम लोगों को तो जानना ही चाहिए, जब हिटलर के पास पहुंचे तो हिटलर के कमरा में उसको बिठाया गया, और जब एक आदमी आया हिटलर को भेंट करने के लिए, तो उन्होंने नेताजी के सामने हाथ बढ़ाया, बोले मैं हिटलर हूँ। बोले नहीं, मैं भारत देश से आया सुभाष चंद्र बोस, अब मैं हिटलर से मिलूंगा, आपसे नहीं मिलूंगा। वो दंग रह गया, कह रहे नहीं तो हिटलर बोलेंगे। फिर दोबारा
हिटलर से मिलूंगा, आपसे नहीं मिलूंगा। वो दंग रह गया कि अरे नहीं तो हिटलर बोलेंगे। फिर दोबारा व्यक्ति आया, उससे भी नेताजी ने कहा कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 5 लोगों ने कहा कि हेलो मैं हिटलर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत देश से आया हूँ, हिटलर से मिलने आपसे नहीं मिलता। तब सचमुच में जो हिटलर था वो बड़ा पागल टाइप का बोले, ऐसा कौन आदमी आया है जो मुझे पहचान ले रहा है। उन्होंने अपना बहुरूपिया रूप बना के रखा था विश्व भर को चकना देने के लिए, और हर जगह बहुरूपिया को भेज करके वो बच जाता था। उसका मन व्याकुल हो गया कि मैं उस पर्सनालिटी को देखना चाहता हूँ जो इतना इंटेलिजेंट है, इतना विद्वान है। और फिर स्वयं हिटलर आया उस कमरे में जहाँ नेताजी बैठे थे, उनके आमने सामने हुआ, और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं स्वयं हिटलर आया उस कमरे में जहाँ नेताजी बैठे थे, उनके आमने सामने हुआ, और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं हिटलर हूँ, नेताजी उठ के खड़े हो गए और उससे हाथ मिला, बोले कि मैं भारत देश से आया हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तब वो एकदम उसी प्रश्न को पूछने लगे कि लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हिटलर मैं हूँ, और 5 लोगों को आपने कैसे मिलने से इनकार कर दिया? बोले भारत एक गुलाम देश है, अंग्रेजों का गुलाम है, और मैं वहां से आया हूँ, तो उसको मिलने के लिए हिटलर जैसा आदमी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं समझ गया कि वह ओज और शक्ति इन लोगों में नहीं है, और जब आप आए तो मुझको समझ में आ गया कि यही हिटलर है। इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने विद्वान, समय को, घड़ी को ऐसे मापने वाले विद्वान थे, ऐसे वो महान मनीषी थे नेताजी। वो कभी विदेश की धरती पर लड़े नहीं, उसी समय हिटलर उसका भक्त बन गया और बोले कि हम आपसे मित्रता करने को तैयार है। सुभाष बाबू ने भी परीक्षा लिया कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप द्वितीय विश्व युद्ध को जीत जाएंगे और आपके सैनिकों में इतनी ताकत है। उसी समय हिटलर ने अपना ताली बजाया और 100 सैनिक छत में चढ़े, धड़ाम धड़ाम नीचे कूद गए। बोले मेरा ये प्रभाव है मेरी सेना में। दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। लेकिन हिटलर ने बताया कि जर्मनी भारत से बहुत दूर है, भारत को आजाद करना है तो जापान मेरा मित्र है, जापान के लोग भी बहुत अच्छे ढंग से काम करें, आप जापान जाइए, मैं जापान के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर लेता हूँ। और नेताजी को उन्होंने जापान भेजा। जापान में आकर के नेताजी ने अपना काम करना शुरू किया। 11 देश उसके मित्र बन गए थे, जिसमें जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जावा, सुमात्रा, ऐसे बहुत सारे। तो वहां देखिए कि वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। हिटलर ने उसको 4000 सेना भेंट में दिया। जो बंदी थे, जो युद्ध बंदी थे, उसको हिटलर ने दिया कि ये सब युद्ध में बंदी हुई से अपने सैनिक बना लो। उसी को उन्होंने सैनिक बनाया। और जहाँ पर युद्ध बंदियों को जीवन दान मिला तो उनके मन में समर्पण का भाव रहेगा ही। और जैसे रानी लक्ष्मीबाई की याद में उन्होंने नारियों को एकत्रित किया और महिला सेना बनाया। करुणा आसफ अली का नाम बहुत दिन तक हम लोग लेते थे झांसी की रानी के नाम से। और झांसी की रानी तो झांसी की रानी थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। 23 साल में तमाम हुआ उनका जीवन। और जो तो ललकार रही थी कि बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वो उनके आदर्श थे सुभाष बाबू के कि इस प्रकार से किसे हम अपना आइकॉन बनाएं ताकि हम स्वयं अपने व्यक्तित्व को दिखा सके और दुनिया उससे प्रभावित हो। और वो अपने आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए लग जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे जो पेपर के में से जुड़े हुए थे, उस पत्रिका को संपादक भी कर चुके थे। यहाँ पर देखिए जब वो जापान से जुड़े और जापान से वो सिंगापुर आए, गोपाल कृष्ण व्यास की एक कविता है और श्री कृष्ण सरल ने भी लिखा, बहुत अच्छी कविता, देशभक्ति से भरा हुआ। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब हिंदी वाले टीचर को उसको कहना पड़ता है कि अपने बच्चों को कविता पाठ करना सीखा, खुद नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं। अब रामधारी से दिनकर का है, जयशंकर प्रसाद निराला का है, श्री कृष्ण सरल का है, गोपाल व्यास का है, इनकी कविता को पढ़ना तो सीखा। आशुतोष राणा जी जो बहुत अच्छा वक्ता है, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं तो खुद की कविता नहीं पढ़ते। वो या तो रामधारी से दिनकर की कविता को सुनाएंगे
या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का पाठ करते हैं, या मैथिली शरण गुप्त कविता का पाठ करते हैं, या नरेंद्र चौहान की कविता का पाठ करते हैं। ये तो कम से कम सिखाओ, जो लिख के हमारे लिए चले गए, अद्भुत ज्ञान का भंडार हमको दे करके चले गए। तो उन्होंने लिखा, जिसको कल भी मैं आपको सुनाई गई थी कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है, परवस्था से जो बहता है वह खून नहीं है पानी है। सबसे पहले खून की कीमत उस दिन लोगों ने पहचानी थी जिस दिन सिंगापुर में नेता ने मांगी खून की बलिदानी थी। ये उनकी कविता है। और वहीं उन्होंने कहा था कि तुम मुझे 2 बूंद खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भीड़ लग गई थी, लोग झूम उठे थे, और लोगों ने जिसके पास जो था तुलादान के लिए देना शुरू किया। एक तरफ नेताजी बैठे और एक तरफ लोग सोना चांदी जिसके पास जो था भेंट करने लगे। बड़ी करुणापूरी दृश्य आता है कि एक विधवा माँ एक फोटो को तोड़ करके वो जो फ्रेम था सोने का फ्रेम उसको लेके जाती है और नेताजी को कहती है कि बेटा, यह मेरा शहीद बेटा जो आजादी की लड़ाई के लिए मरा था, ये उसका फोटो का फ्रेम है, इसको मैं डालती हूँ। और एक महिला जो कहती है कि ये मेरे पति की याद की सोने की चूड़ी है जो आजादी की लड़ाई में खत्म हुए थे। और दोनों उसको फ्रेम और चूड़ी के डालते ही तुलादान पूरा हो जाता है। हर हर महादेव की गूंज से नेताजी की पलड़ा नीचे होता है और तुलादान पूरा होता है। ऐसे घटना को हमको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उसी धन दौलत से उन्होंने सैन्य संगठित किया था। और कहते हैं कि 25 लाख सेना जो ब्रिटिशर के साथ लड़ते थे, भारतीय सेना, वो नेताजी के साथ आ गए थे। और उसके बल पर नेताजी ने सिंगापुर से युद्ध करके, सिंगापुर से जीत करके बर्मा आए और बर्मा से मणिपुर आ गए और अंडमान और निकोबार में आकर के उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया भारत का पहला प्रधानमंत्री। और 7 देशों के साथ पूरे 11 देश ने उनको समर्थन दिया था कि ये भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इतने निर्भीक और निडर थे। विदेश की धरती में सोचिए देश का साथ मिलता तो और क्या स्थिति बनती देश की, उस समय भारत का और क्या नाम होता। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी कि जो भी दुर्घटना घटा 1943 में उन्होंने घोषणा किया और 1945 के आते तक के अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम डाल दिया। जापानी सरकार की शक्ति कम हो गई, उसको बाध्य किया गया कि आप ये सब खत्म करो युद्ध को। और उसी समय नेताजी जाना चाहते थे रूस। वियतनाम से वो रूस के लिए निकले, लेकिन ताइवान के पास उनका प्लेन क्रैश हुआ। कैसी विडंबना कि उस व्यक्ति को जिसको विदेश के लोग इतना महत्व दे रहे थे, अपने देश की जमीन पर उसके लिए जगह नहीं थी। आज हम भारतवासी रोते नहीं, आज 127 साल से ज्यादा हो गया, हम कहते हैं कि नेताजी कहाँ गए, वो हमारी गलती है। हम भूखमरी में बैठ जाते, क्रांति में बैठ जाते और तब तक के देश की आजादी को स्वीकार नहीं करते जब तक मेरे देश का बच्चा, मेरे देश का बेटा, मेरा नेता, मेरा शहीद सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगेगा। लेकिन हम कभी मौके पर सही काम नहीं करते। 1945 में एक सूचना आया, दुखद सूचना कि नेताजी का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ताइवान में मारे गए। 2-4 गवाही भी बना लिया गया। किसी ने कहा कि मैंने उनको जलते देखा है, किसी डॉक्टर ने कहा कि मैंने आखिरी समय उनको सांस लेते देखा है। और 5 लोगों की एक कमेटी भी बन गई, कमेटी ने घोषणा भी कर दिया, वो मारे गए। लेकिन बार बार सवाल उठता है, उसके घर के लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और माने भी लास्ट तक के। यदि है तो उनका 100 मिलना चाहिए, उनका 100 आखिरी दम तक के नहीं मिला। और जितनी कमेटी बनी 3 बात उभर के आई जिसमें अनुज हद ने बहुत काम किया है। आप पढ़िए, उनका इतना उस पर काम किए हैं। और पूरे जब तक के कांग्रेस सरकार रहा कुछ पता नहीं चला। जब मोदी जी की सरकार आई तब बड़े प्रयास से अनुज हद लोग जो प्रयास किए, फाइल खुला, 100 फाइल खोला गया
जिसमें कहा गया कि 25-25 फाइल आपको मिलेगा। उस फाइलों को उन्होंने अध्ययन भी किया। निष्कर्ष रूप में क्या करती यही बात आई कि 3 बात निर्णय में आई कि या तो ताइवान में उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या वो रूस पहुंचे तो रूस में उनकी हत्या कर दी गई, और या फिर वो रूस के रास्ते से भारत आ गए। अनुधर लोगों ने नहीं माना कि न तो उनका ताइवान में प्लेन दुर्घटना हुआ है और न उनको उनकी हत्या हुई है, वो भारत आए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसे सशक्त भारत को आजादी मिली थी कि जिस दिन भी सुभाष बाबू आएंगे उसको हमको सौंप दिया जाएगा। और ऐसा प्रश्न उठता है कि क्यों सौंपते अपने आजाद देश में, तो शायद आम जनता देने नहीं देती और उधर विदेश से दुश्मनी होता, जो भी होगा वो सामने नहीं आए। और ये भी धारणा है कि जो मौनी बाबा थे, जो उस समय फैजाबाद जिला कहलाता था, अभी तो अयोध्या बन गया पूरा, तो अयोध्या के सरजू तट पर गुप्तार घाट के पास आज भी मौनी बाबा की समाधि बनी हुई है। वो 1985 में उनकी समाधि बनाया गया, वो यही रहते थे। और लोग, कितने लोग तो कहते हैं कि 100% वही मौनी बाबा बाबू सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ की जितने भयंकर घड़ी आई थी यहाँ पर, 1962 का चाहे युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का बांग्लादेश का हो, उन्हीं की कूटनीति के कारण से भयंकर दुर्घटना से हम लोग बच सके थे। लेकिन अब उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। उनकी चश्मा, उनकी घड़ी, सभी चीज का खोज हुआ, डीएनए को भी चेक करने की बात आई, लेकिन विडंबना है कि आज तक किसी ने नहीं प्रमाणित किया कि वही मौनी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। खैर वो रहे या न रहे, उनका काम इतना महान है क्यों किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। वो सर्वोच्च शिखर पर थे, वो युग पुरुष थे, आजादी के प्रमुख नेता थे। और इसका प्रमाण मैं आपको एक और दूंगी। जिस समय में भारत देश आजाद हुआ, 1945 से लेकर के 1951 के आगे तक के एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। और जब वो 1956 में फिर भारत आया तो कलकत्ता के गवर्नर चक्रवर्ती के साथ उनका मीटिंग था। दोनों में बातचीत हो रही थी। तो चक्रवर्ती जी पूछे और उसको इटली को कि भारत की आजादी का प्रमुख कारण क्या बना होगा। तो चक्रवर्ती जी बोले कि शायद 1942 का करो और मरो का जो आंदोलन था और उसके कारण से ऐसा हुआ होगा। तो इटली का जवाब है कि नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ा था, 44 तक उसको दबा दिया गया था। और दूसरी प्रश्न चक्रवर्ती ने पूछा कि आजादी में गांधी जी क्या भूमिका थी। क्षमा करें, मैं नहीं कह रही हूँ, वो जो रिपोर्ट है उसको आप लोग पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि मामूली था योगदान। तो बोले फिर क्या कारण था कि 2 साल बाद ही आप डेराडून समेट के भाग गए इंग्लैंड। तो बोले इसका कारण था वह आदमी जो चलता फिरता हमारे लिए खतरा था, और वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो विदेश की धरती पर बैठा था और जिसने पूरे जितने ब्रिटिश सेना में जितने भारतीय सेना थे उसको आंदोलित कर दिया। और हमारी सेना बच गई थी 25,000 और इनकी सेना थी 25 लाख। 4 दिन भी यदि युद्ध होता तो हम ठहर नहीं सकते थे, हम अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही हमको मौका मिला, जापान पीछे खिसका और अमेरिका के परमाणु बम के आक्रमण का प्रभाव पड़ा। उसी दिन हमने सोच लिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे, और केवल नेता सुभाष चंद्र बोस के कारण हमने भारत को आजादी दी। तो ये बहुत सारे हमको इतिहास के तथ्य में पढ़ने को सुनने को मिलता है। परमात्मा की जो इच्छा होती है तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे, वो पराक्रमी पुरुष थे, और इसीलिए उनके जयंती को पराक्रम दिवस रूप में मनाते हैं। तो ये हमारे देश की आजादी की सार्थकता है, हम उन पर सच्चा श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। मैं नेताजी को अपना आदर्श मानती थी। और एक कविता का छोटा सा, कविता बहुत बड़ी है, थोड़ा सा बात बता रही हूँ। राष्ट्र धर्म पर मिटने वाले, राष्ट्र धर्म पर मिटने वाले भारत माता का प्यारा भी दुलारा था। राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ स्वदेश प्रेम सिखलाता था। तुम मुझे 2 बूंद खून दो, मैं आजादी ला कर दूंगा।
भारत माता के चरणों पर अपना शीश कटाऊंगा, ये गीत सदैव सुनाता था, ये गीत सदैव सुनाता था। चलो दिल्ली का नारा देकर, चलो दिल्ली का नारा देकर सिंहनाद वह करता था, जय हिंद का गीत सुनाता था, वह जय हिंद का गीत सुनाता था। विष्णु का वो चक्र सुदर्शन, विष्णु का वह चक्र सुदर्शन राम का सारंग पानी था, राम का सारंग पानी था। शंकर का वह प्रलय नेत्र काल भैरव का खप्पर वाला था, काल भैरव का खप्पर वाला था। जिधर चले आजादी का रूख, जिधर चले आजादी का रुख वही मुड़ जाता था। जर्मनी जापान से सिंगापुर तक देश प्रेम का गीत सुनाता था, देश प्रेम का गीत सुनाता था। वीर कभी मरते नहीं, वीर कभी मरते नहीं, मृत्यु उनकी गौरव गाती है, मृत्यु उनकी गौरव गाती है। कभी मिटने वाले अमर शहीद वीर सुभाष हमारा था, वीर सुभाष हमारा था। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रचारक महोदय। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल अंजाम आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मैं वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाप वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। निश्चित रूप से सुभाष प्रकट किए, मैं अभिभूत हूँ ऐसे वक्ता को सुनकर। हमेशा आचार्य मैडम के इन वचनों से हम सभी प्रेरित होते रहते हैं। मैं एक काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सुरेंद्र साहू बीएससी सेकंड ईयर के ये छात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारतीय संगठन परिणाम के अवसर पर, खासकर पराक्रम समारोह के अवसर पर ये काव्य पाठ सुरेंद्र साहू बीएससी विधि वर्ष है। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्राध्यापकगण को मेरा सादर प्रणाम और मेरे साथियों को मेरा जय हिंद। नेताजी के याद करने के लिए पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत की माटी कटक ने एक ऐसा लाल जाया था, भारत की माटी कटक ने एक ऐसा लाल जाया था, नाम सुभाष था देखो जिसने मजा मृत्यु को चखाया था, नाम सुभाष था देखो जिसने मजा मृत्यु को चखाया था। आजादी की खातिर उसने, आजादी की खातिर उसने सर्वस्व अपना लुटाया था। हर भारतवासी को उसने जय हिंद करना सिखाया था, हर भारतवासी को उसने जय हिंद करना सिखाया था। मांगे से न मिलता कुछ भी, मांगे से न मिलता कुछ भी, यह एहसास जगाया था। खून के बदले तुर्क आजादी सपना सबको दिखाया था। प्रश्न वही गुलामी का, प्रश्न वही गुलामी का, मित चिंता ने उसे सताया था। फौज बनाए फिर जिसका उसने आजाद हम नाम लिखाया था। भारत भूखे उजियारे को, भारत भूखे उजियारे को गांधी ने नेता बुलाया था। नमन करे इस वीर को जिसने अंग्रेजों को हाथ दिखाया था, जिसने अंग्रेजों को हाथ दिखाया था। बड़ी दुख की बात है कि हमारे आज़ादी मिलने के बाद भी इतनी कर्तव्य, इतनी कुर्बानी आज़ादी के मिलने के बाद भी हमारे देश में कहीं कहीं पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आज़ादी मिल गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। मेरे सामने यहाँ पर बहुत प्रख्यात अध्यापक आचार्य बैठे हैं, अगर कुछ गलत हो क्षमा कीजिएगा। आज़ादी किस कर्तव्य, किस बलिदान से मिली थी, मैं अपने 2 पंक्तियों से बताना चाहूंगा। कतरा कतरा खून बहा था, कतरा कतरा खून बहा था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। चापलूसी से मिली नहीं है, चापलूसी से मिली नहीं है,
ना खरीदी पैसों से, चापलूसी से मिली नहीं है, ना खरीदी पैसों से। सौदा लहू के पोल हुआ है सुभाष चंद्र बोस जैसों से, सौदा लहू के पोल हुआ है सुभाष चंद्र बोस जैसों से। और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदे पर, माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदे पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। सुरेश साहू जी, मैं त्रिलोचन साहू को बीएससी द्वितीय वर्ष का ये छात्र का सम्मान इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। ये बीपी विक्रम महाविद्यालय का ये मंच है जिसमें सभी कोई इसमें प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं। त्रिलोचन। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय टीचर्स, प्रोफेसर्स, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। और आज के इस व्याख्यान माला में मैं कुछ गाना चाहता हूँ। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, सुभाष है नाज पे वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। वो मान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे, फिरौनियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दोस्तों, निश्चित रूप से सुबह 8 बजे से सभी प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित है तो मैं सलाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन 23 तारीख को किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान सुरेश साहू प्राप्त किया है, द्वितीय योगेश साहू और तृतीय कुणाल दुबे प्राप्त किया है। इनको वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया जाएगा, वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया जाएगा आप लोगों को। दोस्तों, काव्य पाठ में एक अंतिम ये जो भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम हिंदी विभाग के द्वारा सुरुचि मिश्रा और राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे डॉक्टर किरण दुबे और प्रोफेसर योगेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। काव्य पाठ मैडम आप लोग दर्शक निकाल लेंगे। अनुराग तिवारी अंतिम प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको सम्मान मंच आमंत्रित करता हूँ। मंच पर मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि और समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और समस्त छात्र छात्राओं को मेरा सादर अभिनंदन। आज पराक्रम दिवस के